नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डैंग एफपीआरटी के मंच से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आपका काम लास्ट वीक काफ़ी अच्छा रहा होगा और आप अपने ऊपर भी काम कर रहे होंगे। दोस्तों, किसी भी भाई का लास्ट वीक में कोई अच्छा एक्सपीरियंस है, कोई अच्छी सेल है, आप अपना डिजिटल हैंड रेज करें। और आज हमारे बीच अतुल जी बहुत चीज़ें लेके आए हैं। जिस तरह की भी आपकी समस्याएं चैलेंजेस आ रहे हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन रिक्वेस्ट है कि आप अपना कैमरा ऑन करें और अपना नाम ठीक से लिखें। गैलेक्सी ये नाम नहीं चलेंगे, आप प्लीज़ इसको लिखिए, आपका जो भी नाम है। आप अपना डिजिटल हैंड रेज करें। हाँ, पुनीत भाई ने डिजिटल हैंड रेज किया है। पुनीत भाई, गुड मॉर्निंग। वेलकम हाँ, वेलकम इन सभी को गुड हैप्पी। मॉर्निंग। सादर जय जिनेंद्र। जय जय मेरी ना जिनेंद्र। शेयरिंग नहीं है, एक एक्सपीरियंस है, यस। क्लेम एक्सपीरियंस जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप सबके साथ। हाँ, आप किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे। नहीं नहीं, मैं नाम नहीं ले रहा, मैं बस हाँ एक्सपीरियंस हाँ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में हाँ, ये। प्लीज़, हाँ प्लीज़ प्लीज़। कल की बात है, इनफैक्ट परसों की बात है। एक हमारे क्लाइंट है, कॉर्पोरेट क्लाइंट है, उनकी मदर गिर गई, कूल्हे में आगे फ्रैक्चर। अब शी इज एडमिट इन हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए। जब पॉलिसी देखी, पॉलिसी के अंदर और उनकी आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ के अंदर 5 साल का फर्क है। पॉलिसीज में प्रपोजल खुद थे और कवरेज उनकी मदर की थी। अब केवाईसी होती हैं तो प्रपोजल के लिए जाते हैं, मदर के नहीं लिए जाते उस केस के हम्म। अंदर। हम्म। कहीं ना कहीं गलती हमारे एंड से रही, क्योंकि जब क्लेम आता है ना, सब गलती एजेंट की होती है, किसी को गलती होती नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात तो हमारे उनसे रिलेशन काफी अच्छे, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। तो तब भी कहीं ना कहीं अनइजीनेस रही, मतलब कि हमें सुनना पड़ा, हम कुछ जवाब दे नहीं पाए उनको, या वो सुनने की हालत में नहीं थे। हमें ना ये चीज देखनी चाहिए कि चलो हम पॉलिसिस कर भी रहे हैं, जस्ट मेक श्योर कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह सबके नाम करेक्ट, सब सही हो, कल को कोई दिक्कत ना आए। अब होगा क्या, उस केस में रिम्बर्समेंट में सेटल होगा। अब कहीं ना कहीं क्लाइंट को हमने सपोज पिछले 10 साल के अंदर कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए क्लेम सेटल करे उनके हमने। पुनीत जी, जो सेम सेम केस ना मेरा भी आया था। और जब आधार कार्ड नहीं होते थे तब से पॉलिसी चल रही थी। तब पूछा चल। मम्मी की एज क्या है, उन्होंने जो बोला हमने लिख दी। हम्म डेट ऑफ बर्थ उन्होंने जो बोला हमने लिख दिया। हम्म और हम्म अब क्लेम आया लास्ट मंथ में, तो वही सेम था, डिफरेंस 5 ईयर का डिफरेंस था। और कंपनी ने होल्ड कर दिया क्लेम। लेकिन हमारा था कि वो 5-6 दिन उनको एडमिट रहना था। हमने वो जो बैलेंस का प्रीमियम उन्होंने लिया, हम्म जो 5 साल के डिफरेंस का प्रीमियम, और उन्होंने उसको कैशलेस दे दिया। हम्म लेकिन वो कंपनी कह रही थी हम पिछले 12 साल का लेंगे। उन्होंने पिछले 2 साल का लिया और हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन ये प्रॉब्लम गालियां हमें ही पड़ी थी, क्लाइंट ने नहीं बोला कि मेरी गलती है। हमने कहा आप जो बताओगे वही तो लिखेंगे, आपकी मम्मी की उम्र मैं क्यों गलत बोलूंगा, मैं क्यों गलत बताऊंगा। अरे भाई, आधार कार्ड तो थे ही नहीं तब तब वो था वोटर आईडी, एक एक लिखा होता था। वोटर आईडी में अलग एज, आधार कार्ड में अलग एज। ये आती है सर, ये आपका कोई फॉल्ट नहीं है सर। और इसमें आप क्लाइंट मतलब कि को। सर कहीं ना कहीं गलती हमारी क्या है, कल को जो भी इंफॉर्मेशन हो ना, हम उनसे मेल पे ले, क्योंकि मेल पे जो रिकॉर्ड रहता है, 5 साल और 10 साल बाद भी आपका उस मेल का होगा कि आपने मेल भेजी थी हमारे पास ये। क्योंकि अब हम भी है ना, जो क्लाइंट्स जिनसे हम मेल पे लेते हैं, मतलब 80% क्लाइंट की डिटेल्स हम गेट ऑन द मेल। सपोज जो नहीं अच्छा। दे सकते, हम भरते नहीं, हम यूज नहीं करते, तो बात अलग है, डेट्स अ डिफरेंट केस। उनसे हम यस। फॉर्म फिल कराते हैं जाके, जी उसके जी बाद जी। कॉपी उनको शेयर करते हैं, अपने रखते हैं। लेकिन ये एक हमारी गलती थी हमारे एंड पे। मैंने कोई कहा बात नहीं। चलो, बस ये कोई शेयरिंग थी बात मेरे नहीं, आपको। कोई ग्रजेज नहीं रखने। जो भी हुआ आगे बढ़ो। और किसी भाई का कोई शेयरिंग है? नहीं तो फिर हम आज के स्पीकर को बुलाएंगे। इससे पहले मैं एक चाहूंगा, एक छोटी सी रील है, राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करूंगा उसको प्ले करें। राजेश भाई। I will leave you with one story. Please. When I turned 18, this is a very interesting story of my life. When I turned 18, because my dad was Jugaad 101, okay, he did like 10 kinds of businesses. कभी वो property dealer थे, कभी वो building material supplier थे, कभी वो carpets में थे, पता नहीं क्या क्या कुछ करते रहते थे. तो I have gone through all of this, right? आज हम ये कर रहे हैं, आज हम वो कर रहे हैं. So the day I turned 18, my dad's grand plan for me was to become an insurance agent.
So he enrolled me in the Ritunanda Insurance School in Delhi in GQ2. And my first ever job was being a Tata AIG insurance agent. And his grand plan was कि मैं अपने दोस्तों के अंदर insurance बेच दूंगा and all the revenue will go to her yearly, you know, and then I'll sell so many insurance, her life will be set in that So it was his plan of hustle, one more hustle, and I was going through that studies. I cleared the exam and I became an insurance agent on his will. But why I'm telling you this story today is because in that insurance 2 months of course, what I learned was that you go and, you know, sell insurance to other people who are also your friend circle, your economic scale. They're anyways, you know, figuring out their life and expenses. और उसके अंदर आकर उनको बोलो कि insurance भी ले लो because बाद में बहुत help होगी family की. So, 10 people are going to say no to you. And your power is to go find the 11th one. Because the yes is coming. You can't just like stay because one person has said no. And that kind of became the mantra of my life. I entered a world of freelance. I entered a world of raising money for independent films. You know, making business plans for things that have never happened. Like coming back to Lunchbox, a film with no songs. You know, with a new actor, Nimrat, and with Irfan, the genius. What kept me going was getting excited about a no, because my yes was coming. Yeah. That insurance led me to, or that little gyan that I learned in that insurance was like to celebrate the no's. So if I can leave you and everybody watching here with just, and all the young girls, to celebrate the no, because your yes is coming. Don't get demoralized. There's no time to get demoralized and feel like this is the end of my ideas. Just keep going. Celebrate the no's because the yes is coming, and the best kind of yes, which is meant for you. The yes that's meant for you is coming, and I think insurance agent Guneet Monga would make a blockbuster movie. You should do that one, Guneet. I think I'm at the interval point of my life as a. दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत मोटिवेट करेगा. सब लोगों की कहीं ना कहीं एमडीआरटी थोड़े से अमाउंट से रुकी हुई है, किसी भी अमाउंट से. तो आपके लिए यस वेट कर रहा है, रुकना नहीं है. छोटा सा वीडियो बहुत बड़ा मैसेज दे गया. थैंक यू दोस्तों. और किसी भाई का कोई शेयरिंग नहीं है तो मैं आज के स्पीकर को आमंत्रित करूं. आज के स्पीकर अतुल भाई हैं, जो बड़े जोश से काम करते हैं. और ऐसा नहीं है, अतुल भाई को ये नॉलेज क्यों है? क्योंकि वो काम इतना करते हैं, इतने चैलेंजेस उनके लाइफ में आ चुके हैं, अब उनको भी किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं आती. इसलिए ओपनली बोलते हैं, किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चैलेंज है, उनके पास हर चीज का सोल्यूशन है. मैं चाहूंगा हमारे बीच IIMT गुरु डॉक्टर अशोक कालरा हमारे बीच हैं. वो विधिवत तरीके से अतुल भाई को आमंत्रित करें, उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें. अशोक कालरा जी. थैंक यू सुनील भाई. आज मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि अतुल भाई का इंट्रोडक्शन करने का मौका मुझे मिल रहा है. ये मतलब वाकई इंश्योरेंस इंडस्ट्री फ्रेटर्निटी एजेंट फ्रेटर्निटी के लिए जो अतुल भाई का योगदान है, वो मतलब अगर मैं लिखने के लिए जाऊं तो शब्द कम पड़ जाएंगे, अगर मैं बोलने के लिए जाऊं तो बातें कम पड़ जाएंगी. वो इतने दिल से सारी चीजें कर रहे हैं, सभी के लिए कर रहे हैं, और ओपन फॉर ऑल कि भाई आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड, जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड या मेडिक्लेम से रिलेटेड, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, आप मुझे बताइए, हम उसको रिजॉल्व करा देंगे. और 99.99% की बात नहीं कर रहा हूँ, इट इज 100% रिजॉल्व. 100% रिजॉल्व. तो एक बार जोरदार तालियां अतुल भाई के लिए, जो अपनी फ्रेटर्निटी के लिए इतने दिल से साथ में जुड़े हुए हैं. अतुल भाई की बहुत छोटी सी जर्नी है, लगभग 30 साल हो गए हैं, और 30 साल में लगभग 25 साल से ज़्यादा एमडीआरटी करते हुए हो गए. और एमडीआरटी के साथ साथ भाई हमारे सीओटी भी कर रहे हैं और टीओटी भी कर रहे हैं. टीओटी जनरल इंश्योरेंस के थ्रू तो लगातार बार बार कर ही रहे थे, लेकिन उनका मन था कि वो एलआईसी से भी टीओटी करें, तो एलआईसी से भी उनका टीओटी हुआ. तो एक बार जोरदार तालियां टीओटी के लिए, अतुल भाई की जो एमडीआरटी के साथ साथ टीओटी भी हुआ एलआईसी के साथ. और उसके बाद मजे की बात यह है कि इतना सब काम करने के बावजूद उनके पास पूरा समय रहता है हम इंश्योरेंस एजेंट भाइयों के लिए, जिसमें वो हम सबकी मदद भी कर देते हैं,
हम सबके लिए काम भी कर देते हैं। एफपीआरटी के लिए भी 24 घंटे अवेलेबल हैं। जितनी भी कंपनीज के साथ उनको घूमने का मौका मिलता है, विदेश जाने का मौका मिलता है, वो साथ में जाते हैं। बावजूद उसके फिर भी हम सबके लिए समय निकालते हैं, एफपीआरटी के लिए समय निकालते हैं। एफपीआरटी के हर सेशन में हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो ऐसी सौम्य शख्सियत को मैं अकेला ही क्यों बुलाऊं? मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर एफपीआरटी के स्टाइल में बुलाते हैं, और एक बार जोरदार तालियों से अतुल भाई का स्वागत करते हैं। और वो तो मैसेज दे वंस दो सर। अगेन अतुल भाई, आपका डाइस कैमरा और कैमरे वाला मैसेज दें अशोक भाई। हाँ जी, कैमरे वाला मैसेज दें, कैमरा बंद करके बैठना है ना सबको। ओके। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको अतुल भाई से जितना चाहिए, अगर उतना ही चाहिए जितना आप कैमरा बंद करके लेना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से मानना वो आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा। अगर आपने कैमरा ऑन करके अतुल भाई की बातें सुनी, तो निश्चित रूप से आपको वो मिल जाएगा जिसको पाने के लिए आज आप यहाँ पर बैठे हैं। और अगले 1 महीने के अंदर जो भी आपके टारगेट्स के अंदर कमी है, वो टारगेट पूरे हो जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे अतुल भाई का, और अपने कैमरास को ऑन करेंगे। अतुल भाई, डाइस इज योर्स। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई और सुनील डैंग जी और ऑल द एफपीआरटी बोर्ड मेंबर्स। मैं मेरी आवाज इज ऑडिबल? यस सर, यस यस। Yes, yes, yes. ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो मेरा आज का सेशन मैं शुरू करता हूँ। जैसा मैंने अपने इस टॉपिक में दिया था कि हमें जनरल इंश्योरेंस, स्पेशली हमें मेडिक्लेम के ऊपर बात करनी है। आज हमारा जो सेशन है वो मेडिक्लेम के ऊपर है। और हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर मैंने पहले भी बहुत सेशंस लिए हैं और बहुत बारी कोशिश करी है कि मैं मतलब आप लोगों को क्योंकि इसमें ये नहीं कि मैं आपको एजुकेट कर सकूं, ऐसा मैं नहीं समझता। मैं इतना अपने आप को सक्षम नहीं समझता कि मैं आपको एजुकेट कर पाऊं। बट मेरा ये है कि जो चीजें मैंने अडॉप्ट करी हैं अपने लाइफ के अंदर, जो चीजें मैंने सीखी हैं, जिन चीजों को सीखने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा है, जिन चीजों पे मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, जिन चीजों के लिए मैंने बहुत लोगों की गालियां खाई हैं, उन चीजों से जो मैं सीख पाया हूँ वो मैं आप लोगों को ये चाहता हूँ कि आप लोगों को वो इजीली अवेलेबल हो जाए। और मेरी ये रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है क्या? हो मेरे चुकी है साथ सर, हो चुकी है। हो चुकी है, हो चुकी है। वेरी गुड। तो मुझे बस सिर्फ इतना सा ये है कि मैं आज का जो सेशन ले रहा हूँ बेसिकली क्या है, जनरल स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर अभी 23 सितंबर के बाद काफी सारी उथल पुथल हुई है। उथल पुथल तो आज के दिन काफी समय से हो ही रही है, बैक टू बैक हो रही है उथल पुथल। लेकिन 23 सितंबर के बाद जो उथल पुथल, हम जिस चीज के लिए सालों से लड़ रहे थे, हम लोग सालों से ये कोशिश कर रहे थे कि भाई सरकार को ये जीएसटी विड्रॉ करना चाहिए, सरकार को ये जीएसटी क्यों हेल्थ इंश्योरेंस, जब एक तरफ सरकार आयुष्मान भारत लेके आ रही है, फ्री में सब कुछ देने को तैयार है, वहां पे जहां पे सरकार फ्री में इंश्योरेंस देने को तैयार है, जहां पे लोग अपना पैसा दे रहे हैं, तो एटलीस्ट उनका जीएसटी तो वेव कर दे कम से कम, जीएसटी। और उस मुहिम में हमारे साथ बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स लगे, बहुत लोगों की दुआएं लगी, बहुत लोगों की मेहनत लगी, और हम लोगों को उस चीज में सक्सेस मिला। लेकिन जब आपको सक्सेस सेलिब्रेशन करने का टाइम आया, उस सक्सेस को सेलिब्रेट करने का टाइम आया, तो वो सेलिब्रेशन पॉलिसी होल्डर्स के लिए, इंश्योरेंस कंपनी के लिए तो एक बन गया सेलिब्रेशन। बट जब इंश्योरेंस एडवाइजर या जो हम लोग जो हमारी फेडरेलिटी है, इंश्योरेंस कम्युनिटी है, उसके लिए ये उतना पावरफुल नहीं था। तो इसलिए हम लोगों के कमीशन पे इम्पैक्ट आया, उसके लिए हम आगे डिस्कशन करेंगे। किसी न किसी से का कुछ ना कुछ जरूर क्वेश्चंस रहेगा तो उसके ऊपर बात करेंगे, नहीं तो फिर मैं लास्ट में इसको अलग से लूंगा। मैं आज छोटी सी एक शेयरिंग करने के बाद आज का सेशन शुरू करता हूँ, और उसके बाद मैं ये पूरा का पूरा सेशन इंटरेक्टिव रहेगा, क्योंकि मैं मेरे पास बैक टू बैक लोगों के फोन आते हैं रिगार्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस की जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं जिसकी जितनी मेरी कोशिश रहती है कि यदि मेरे पास कोई किसी का फोन आया है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उसकी जो हेल्प कर सकूं एटलीस्ट करूं, ठीक है। अब मैं भी आई एम नॉट द फाइनल अथॉरिटी कि भाई मैं हर जगह पे सबकी हेल्प कर पाऊं, ऐसा मेरे साथ भी पॉसिबल नहीं है। बट इंटेंशन मेरी बहुत क्लियर है, यदि मुझे 4 लोगों के को फोन करके एक आदमी का काम निकलवाना है ना, तो मैं 4 के 4 लोगों को फोन कर लेता हूँ। मुझे ये लगता है कि ये किसी ने आज अतुल जैन को फोन किया है तो उसके पीछे उसकी एक उम्मीद है कि यार अतुल भाई ना हेल्प करेगा, अतुल भाई ना हमारे को सपोर्ट कर देगा, ठीक है। और इस विश्वास को बनाए रखना ना, मुझे लगता है कि सबसे
ज्यादा जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों का मेरे साथ प्यार और विश्वास बना हुआ है उसको सस्टेन करना, रिटेन करना, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अपनी उसको मैं अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ। ठीक है, मैं एक साथ साथ लोगों से, सब लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने मोबाइल के नाम ना लिख करके अपने नाम लिखिए, अपने अपनी जगह का नाम लिखिए, रीनेम कर लीजिए प्लीज। उससे ये होगा कि आप लोगों का नाम पता लगेगा, जब भी कभी हम बात करेंगे आपके नाम से इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि ये बाद में, आज के बाद ये यूट्यूब पे जाएगा और उसको 1500, 2000, 2500 और पता नहीं सालों तक लोग देखेंगे। तो यदि आपका नाम लिखा होगा तो आपको भी उसमें आपकी आपके नाम से हम संबोधित कर पाएंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। हम किसी गैलेक्सी से बात नहीं कर रहे, किसी वन प्लस से बात नहीं कर रहे, किसी हम एप्पल से बात नहीं कर रहे। ठीक है, ये मुझे लगता है कि, और नहीं आता तो मैं एक सेकंड के लिए राजेश राठौर को बताना चाहता हूँ, राजेश राठौर को इनवाइट करता हूँ कि एक बार बता दीजिए कि रीनेम कैसे होता है, तो लोगों को हेल्प हो जाएगी और वो अपना अपना नाम जो जो उनके पेरेंट्स ने उनका नामांकन करा था वो उस पे अपने फोन पे लिख पाएंगे। ऊपर स्क्रीन पे 3 डॉट आ रहे होंगे, उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ रीनेम का ऑप्शन आ जाता है। अ, चलो, जिस जिसको जो भी समझ पाए, नहीं तो आज के दिन मैं एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो चीज आज आपको समझ नहीं आती ना, उसका एक सोल्यूशन हमारे को फ्री में, आज अभी तो फ्री में अवेलेबल है, गूगल। आप उस गूगल से कुछ भी पूछिए। तो एक आजकल व्हाट्सएप पे माटा भी आ गया, उसमें भी यदि आप कोई चीज डालते हो तो उसका आपका सोल्यूशन तुरंत मिल जाता है, और ये बहुत अच्छी एप्लीकेशंस हैं। उनको यूज करने में हम लोगों को, सब लोगों को उसको यूज भी करना चाहिए, और उसे यूज करने से सबका ये फायदा रहेगा कि भाई एटलीस्ट हम लोग अपने, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, हमें स्टेप बाय स्टेप एक नेक्स्ट स्टेप पे जाना है और उससे अगले स्टेप पे जाना है, सब लोगों को लाइफ में इंप्रूव करना है। तो मैं आज का सेशन शुरू करने से पहले एक छोटी सी शेयरिंग करता हूँ कि मेरे क्लाइंट हैं और उनका मुझे एक फोन आया कि ऐसे ऐसे मेरा ब्रदर किसी मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग में एडमिट था और उसको डिस्चार्ज हो रहा है, और उसका इनिशियल अप्रूवल एक इंश्योरेंस कंपनी से आ चुका था, लेकिन जब फाइनल डिस्चार्ज 4 दिन के बाद हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम डिनाई करके भेज दिया कि आपका हॉस्पिटलाइजेशन का जरूरत नहीं था। ऐसा केस आज के दिन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं ये लोग। आप इस बात को एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं? आप अपने चैट बॉक्स में भरिए कि ऐसे केसेस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये एग्री कर रहे हैं? यस, यस, वेरी गुड। चमन लाल जी ने कहा, नवीन जी ने भी कहा एग्री कर रहे हैं, और संजीव पुरी जी और सब लोगों ने भी, बहुत सब लोगों ने कहा कि हाँ यस, काफी सारे लोगों, ये चीजें बढ़ रही हैं। तो जब क्योंकि वो फाइनल डिस्चार्ज का टाइम था और पेशेंट, क्योंकि आप लोगों को, जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस का काम करते हैं उन लोगों को इस बात का भी बहुत अच्छे से आइडिया होगा, जब जब भी कोई क्लाइंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो उसको ऑलरेडी हॉस्पिटल वाले 5-7 घंटे तो बिल बनाने में ही लगा देते हैं, और उसके बाद फिर वो अप्रूवल्स के लिए जाता है, फिर उसमें क्वेरीज लगती हैं, और क्वेरीज के बाद तो उसको ऑलरेडी 6-7-8 घंटे हॉस्पिटल में हुए हो चुके थे डिस्चार्ज होने के लिए, तो वो काफी थोड़े परेशान भी थे। तो अच्छा, वो जिस कंपनी से वो डिनाया हुआ था क्लेम, उस कंपनी से हम हेल्थ इंश्योरेंस का काम नहीं करते, मतलब हम उससे इंश्योरेंस का तो काम करते हैं और एक बड़े पोर्टफोलियो पे काम करते हैं, लेकिन हेल्थ का काम नहीं करते। और उन लोगों ने हमारे से बहुत बार रिक्वेस्ट करी कि सर आप दूसरे पोर्टफोलियो पर हमारे साथ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं तो आप हेल्थ इंश्योरेंस भी करिए, बट हमने अपनी कंडीशंस रखी है, भाई आप बहुत सारी कंपनियों के साथ काम नहीं कर सकते। लेकिन मेरे रिलेशनशिप मेरी बहुत स्ट्रांग थी उस कंपनी में, फिर भी मैंने उनको बोला, मैं कहा सर देखो, मैं अभी अपने जितने भी कोशिश करूंगा, मुझे नहीं लगता कि मैं, क्योंकि राइट आदमी से कनेक्ट करके आपका अप्रूवल अभी दिला सकता हूँ, कैशलेस अप्रूवल दिला सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता नहीं है। आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये कैश पेमेंट करके चले जाइए, और वो पूरी की पूरी फाइल आप मुझे दे दीजिए, मैं इस फाइल को खुद पर्सनली लेके जाऊंगा और जा करके इसको, मैंने कहा जहां तक मुझे विश्वास है अपने ऊपर, मैं आपको ये अप्रूवल दिला दूं। तो अल्टीमेटली यही हुआ, उसके उन्होंने मेरे को फाइल भेज दी। जब उन्होंने फाइल भेजी तो उसके 2 दिन के बाद मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना था, और मैं, ये मेरी कंडीशन, मतलब मैंने उनको बता ही दिया था कि भाई मुझे फाइल लेके खुद जाना है, तो मैं उस 2 दिन के अंदर नहीं जा पाया। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, कि मैंने कहा आपको, और जहां आपने इतना पेशेंस रखा, थोड़ा पेशेंस रख लीजिए, मैं अभी ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ 7 दिन के लिए, और मैं वापस आकर के आई डेफिनेटली गो पर्सनली। तो मैं ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद 1-2 दिन ऑफिस में भी, नेचुरली 6-7 दिन आप गायब रहते हो तो कुछ, तो मैं फिर पर्सनली फाइल लेके गया। आपको जान करके बहुत अच्छा लगेगा, सब लोगों को, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ही लगा।
मैं क्लेम हेड से, उस कंपनी के क्लेम हेड से मैंने टाइम लिया और उन्होंने मेरे को मेरे नाम से टाइम दिया कि आप आ जाइए इस टाइम पे, 3 से 4 के बीच में आप मिलिए, हम आपके इंतजार करेंगे। मैं 3 बजे, डॉट 3 बजे उनके पास पहुंच गया और 1 डेढ़ घंटे तक हम गप्पे मारते रहे। हमने उस फाइल का कोई जिक्र नहीं करा, कुछ नहीं, हम सिर्फ इधर उधर की बातें करते रहे। और 1 घंटे के बाद जब मैंने उनको बोला कि वो फाइल बेसिकली क्या था कि मेरे पास मैंने साइड में रख रखी थी, तो उन्होंने दिखा, ये जो आपके पास ये जो एनवलप है ना, आप इसको बराबर वाली कुर्सी पे रख लीजिए। मैं कहा नहीं सर, ये एनवलप आप ही के लिए लाया हूं सर मैं। तो अच्छा अच्छा, मेरे लिए लाया हूं, तो बताइए क्या है। मैंने उनको वो फाइल पूरी दिखाई और उसके अंदर विद इन 5 मिनट्स उन्होंने जो अपने चीफ डॉक्टर थे उनको बुला लिया अपने केबिन में, उनको फाइल दिखाई। उन्होंने कहा कि इसमें क्या है, तो जो डिस्कशन हुआ सब कुछ मैंने बोला कि मैंने सिर्फ उतना सा बोला, ये पॉलिसी आप ही के साथ 13-14 सालों से चल रही है। यदि कोई आदमी हॉस्पिटलाइज होता है और डॉक्टर उसको रिकमेंडेशन कहता है कि भाई आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है, ये डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे आपको एडमिशन मिलता है और आप उसमें इनिशियल अप्रूवल दे देते हैं, तो अब आप क्लेम डिनाई क्यों कर रहे हैं? आपको यदि कोई भी पेनलाइज करना है तो आपको पेनलाइज हॉस्पिटल को करना चाहिए, डॉक्टर को करना चाहिए। पेशेंट की इसमें कहाँ पे गलती है? पेशेंट ने, कौन, कोई डिस्टर्बेंस आ रही है? प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब म्यूट में रहेंगे अनलेस एंड अनटिल, जब तक अपना डिजिटल हैंड रेज नहीं करेंगे। जब हम आपके क्वेश्चन आंसर सेशन ओपन करेंगे, आप अपना डिजिटल हैंड रेज करेंगे और उसके बाद हम उस पर आंसर को करने की कोशिश करेंगे। ये कौन अभी भी आ रही है यार, राजेश भाई? सर अमर बिष्ट के नाम से है कोई, अमर अमर बिष्ट के बिष्ट, नाम। अमर बिष्ट जी जो भी हैं, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, अमर बिष्ट साहब। थैंक यू। तो मैं जब उनके पास से जब उठा निकला तो मैं गाड़ी में बैठा भी नहीं था कि मेरे पास मैसेज आ गया कि ये क्लेम आपका एंटर हो गया है और क्लेम आपका रजिस्टर्ड हो गया, मेरे सामने रजिस्टर्ड हो गया। और विद इन विद इन 15 मिनट्स के बाद मुझे उनका, मेरे जानकार का, जिनका मैसेज आया कि सर ये क्लेम तो अप्रूव हो गया, 1,92,000 रुपीज का, 2,08,000 का क्लेम था, 1,92,000 का क्लेम अप्रूव हो गया। और ये सिर्फ एक पर्सनल मेरा विजिट लगा उसके अंदर। और ये मैं खाली पर्सनल विजिट नहीं कहता, मैं ये मानता हूं कि हम बहुत सारी जगह पे सही होते हैं और हमें सिर्फ अपनी बात को सिर्फ अपने तरीके से प्रेजेंट करना है, सिर्फ इतनी सी बात करनी है। जब उन्हें, उन लोगों को पता लगा कि भाई ये क्लेम पास हो गया, दे आर वेरी हैप्पी कि यार चलो कम से, क्योंकि देखो हर मिडिल क्लास आदमी के लिए 2 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। 2 लाख रुपए इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। और अभी जैसे पुनीत ने अभी जो आज का पुनीत का जो डिस्कशन था, ये मैं आप लोगों से सबसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी आप किसी की पॉलिसी, स्पेशली जब आपकी, क्योंकि कल उसका पुनीत का मेरे पास फोन आया था, उसने मुझे बोला था, ये इस केस के बारे में बताया था, तो मैंने उनको ये बोला था कल इसका अपनी शेयरिंग में ले लेना। लेकिन इसके साथ साथ मैंने कहा मैं आपको एक चीज और बताऊंगा जो कल के सेशन में ही बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक चीज रिपीट होने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आप लोगों से, सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जब भी आप किसी की पॉलिसी कोट करते हैं ना, तो आप उनसे जरूर पूछ लीजिए सर ये सारी चीजें सही है क्या। आज मैं कल मैं क्लाइंट के पास गया था कल, उनकी 3 पॉलिसी कोट करनी है मुझे। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप सब लोगों के जो तीनों पॉलिसी में जो टोटल मिला के 10 जने थे, तो 4-4 जने दो पॉलिसी में और 2 जने एक पॉलिसी में। मैं कहा सर आप 10 के ना आधार कार्ड शेयर कर दीजिए और 3 आप पैन कार्ड मुझे शेयर कर दीजिए। 10 आधार कार्ड शेयर। तो उसने कहा सर तो आपको तो 3 ही चाहिए ना आधार कार्ड। मैं कहा देखो सर, आप मुझे 10 दे दोगे तो मैं अपने रिकॉर्ड्स में डाल दूंगा, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन चेक कर लूंगा। यदि आप मुझे 3 देंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी अल्टीमेटली इन्फॉर्मेशन तो आपको देनी ही देनी है। तो मैंने कहा बाई चांस ऐसा जरूर रहता है कि कई बार लोगों के पास अपने वो एक्सेस नहीं होता उस चीज का, और वो हमारे को फोन करते हैं, हमारे ऑफिस में फोन करते हैं और हम उनको वो चीज प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये आपके लिए फायदे की चीज हो सकती है, नुकसान आपका कोई मिसयूज हमने इसमें करना नहीं है कुछ भी इसके अंदर। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, हम आपको साथ। तो ये सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी जनरल हेल्थ इंश्योरेंस का, जनरल इंश्योरेंस का जो भी काम करते हैं, आप जब आपके पास डेटा आता है तो आप प्लीज उसको उस पॉलिसी को एज इट इज कंटिन्यू। आप लोगों में से जितने लोग मोटर का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ जो मैं अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। जब भी कोई गाड़ी हमारे पास आती है, नहीं आती, जो पिछले किसी और के साथ चल रही होती है, हमारे पास आती है, हम उनसे जरूर कहते हैं कि आप अपना ना आरसी की कॉपी शेयर करो। उससे वो कहता है यार पॉलिसी तो उसमें तो इंजन नंबर, चेसिस नंबर सब कुछ तो लिखा हुआ है, आपको सिर्फ नो क्लेम वगैरह पूछना है तो बता देते हैं आपको, क्यों आप आरसी मांगते हो। हम उनसे ये कहते हैं सर देखो आरसी इसलिए मांग रहे हैं, हम आपका इंजन नंबर, चेसिस नंबर दोबारा से रीचेक कर लेंगे, हम उसकी आपकी आरसी से पॉलिसी के अंदर जो डिटेल्स डली हुई वो सही है या नहीं है, हम उसको रीचेक कर लेंगे।
उससे आपका कुछ जाएगा नहीं। और इसके बाद ये है कि कई बार आपको बाई चांस कभी आपकी आरसी गुम गई, हमारे पास यदि आरसी हुई तो हम आपकी कॉपीज को तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। तो ये भी आप लोगों की इनपुट है। जो लोग अपना व्हीकल इंश्योरेंस का काम करते हैं वो अपने साथ क्लाइंट के साथ जरूर अपने वो जरूर लीजिए, आरसी की कॉपी जरूर रख लीजिए साथ में, जिससे कि आपको आगे इस काम को करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसा मेरा ये क्वेश्चन है, जो जैसा मेरा ये टॉपिक था कि हमें जनरल इंश्योरेंस के अंदर जो चेंजेस, हेल्थ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री के अंदर जो चेंजेस आए हैं, हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जिन जिन लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो अपना डिजिटल हैंड रेज करें, और उस डिजिटल हैंड रेज करेंगे, और एक एक करके सुनील डैंग जी लोगों को इनवाइट करेंगे और उनको उनकी कोशिश करेंगे हम उनकी बातों को ले पाए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। अब आप कह रहे हैं कंपनी का नाम नहीं लेना, तो गवर्नमेंट कंपनी है ये, और 3 लाख का फ्लोटर चल रहा है, और इनका कोई क्लेम नहीं आया कभी। इनके फादर का ही क्लेम आया छोटा सा, और अब समय छोड़ बढ़ नहीं सकता। और जैसे हमने बात की वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि हम फादर को अलग से 2 लाख की पॉलिसी दे देंगे और आपको 6 लाख की पॉलिसी दे देंगे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, ऐसे कर दीजिए। लेकिन हाँ कल गए तो वो कह रहे हैं जी हमारा सिस्टम ही नहीं उठा रहा है, इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये 15-20 साल से कंपनी से पॉलिसी चल रही है, और मतलब सिस्टम क्यों नहीं उठा रहा जब रेगुलर पॉलिसी आप ही की है, आप ही का रिन्यूअल है। कह रहे हैं जी फादर की एज 71 हो चुकी है, तो इसकी पॉलिसी आ नहीं रही, कंप्यूटर उठा नहीं रहा। तो इसका क्या हाल है सर? इसका हल बहुत आसान है सर। हमें ना, जब मेरा आप लोगों से, सब लोगों से फिर निवेदन यही है कि हमें जो जो भी हम काम करते हैं, हमें उसकी थोड़ी सी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी सी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि हम अब इस लाइफ के उस पड़ाव पे हैं जब हमने एक लाइफ इंश्योरेंस के अंदर एक लंबा टाइम दे दिया है। इसका एक ही तरीका है उसमें ना, जब आपकी ना पॉलिसी के जो सिस्टम के अंदर ना एज ऑफ एंट्री आती है कि आपकी ना, आपकी पॉलिसी कौन सी डेट से चल रही है, आपने ओके। कब एंट्री लिया है। यदि आप उस एज ऑफ एंट्री को 14 साल पुरानी डाल देंगे ना, सिस्टम हाँ, सब कुछ एक्सेप्ट करेगा ऑटोमेटिकली। एक्चुअली क्या है कि यदि यदि वो आज उसको डाल रहे हैं ना, तो उसके अंदर वो बिना मेडिकल के आगे नहीं चलेगा। नहीं वो चलेगी। आज की डेट ओके। को लेके चल रहा है, ठीक है सर। वो बिना ओके। बिना जब आप उसमें मेडिकल की डिटेल्स डालेंगे तभी वो आगे चलेगा। लेकिन यदि आप उसमें बैकएंड पे जाकर डेट ऑफ एंट्री डालेंगे ना कि भाई ये बंदा कब से हमारे साथ है, तो यदि ओके। उसकी डेट ऑफ एंट्री सही डाल देंगे तो वो सिस्टम आगे बढ़ेगा। वेरी गुड सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। संजीव शर्मा जी चंडीगढ़ से। हाँ जी संजीव जी, वेलकम। अनम्यूट करो सर अपने आप को। और जो नमस्कार जो सर, जो भी होप क्वेश्चन पूछना है संजीव भाई, क्रिस पूछना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके। डेफिनेटली ठीक है सर। सर मैं जी। बस यही पूछना चाह रहा था अतुल जैन सर से कि जो इन्होंने कहा कि केवाईसी या कोई भी डॉक्यूमेंट आता है, आरसी वगैरह आते हैं, उसे हमें स्टोर करके रखना चाहिए। तो ये खुद कैसे करते हैं? क्योंकि हम तो ये सब आते हैं व्हाट्सएप पे या मेल पे ही रह जाते हैं, वापस ट्रेस आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा मुझे लग रहा है। तो अतुल सर, ये इन केवाईसी का कैसे इसको स्टोर करके रखते हैं सो दैट कि हम भी उसको इम्प्लीमेंट करें? सर ऐसा है कि हमारे पास हमने कुछ अपने पास, एक तो हमारे पास थोड़ी सी टीम बड़ी है, पहली चीज। ठीक है, हाँ जी। हमारे पास काफी सारे, आपके पास कुछ, आप अकेले काम करते हैं या आपके पास भी कोई स्टाफ वगैरह है? नहीं, अकेला ही अकेला। हाँ तो सर, सबसे पहली बात तो ये है कि यदि इस इंडस्ट्री के अंदर हम लोगों को आगे जाना है, तो हमारे को अपने हैंड्स बनाने पड़ेंगे। उसका रीजन ये है कि यदि हमारे पास ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हम करने बैठ जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता कि हमारा पूरा दिन कैसे चला गया। तो यदि जो काम आपको लगता है कि मान लिया एक चेक लेके आना है और वो चेक एलआईसी में जमा कराना है या ओरिएंटल में जमा कराना है या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में जमा कराना है सपोज, ठीक है। तो आप उसको लेने गए और लेके आए और उसने अपने, आपका आधा दिन चला गया, ठीक है। और यदि आप एक अपने पास 15,000 रुपए का या 12,000 15,000 का बंदा रख लेंगे तो ये सारे काम वो कर देगा। तो आपके हो सकता है कि आपके पास उतना काम, क्योंकि आप जब जब लोग वन मैन आर्मी होते हैं तो उनको लगता है यार मैं ही बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा, तो मैं और लोगों को क्या करके रखूं, मेरे पास ही उतना काम नहीं है, ऐसा ये फीलिंग्स बहुत लोगों के अंदर रहती है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि आप एक अपने पास बंदा रखिए और कोशिश करिए जो काम आप उसको आगे दे सकते हैं ना, आप उसको जरूर दे दिए। और मैं आपको रेस्ट एश्योर करता हूं कि आप ये जो सैलरी वगैरह जो 10 15 20 हजार रुपए की जो भी सैलरी होगी ना, उसकी आपकी पता भी नहीं लगेगा कि आपने कितने सारा टाइम अपना बचा लिया। और जब आपके पास प्रोडक्टिव टाइम होगा तो आप उसको सिस्टम जनरेशन में लगा देंगे। मेरे यहाँ हर चीज का एक ऐसा सिस्टम है, हम लोगों ने पूरी लाइब्रेरी बना रखी है, हर साल ईयर बाय ईयर लाइब्रेरी बना रखी है सॉफ्ट में।
और हमारे पास यदि कोई 10 साल पहले किसी ने हमारे से गाड़ी कराई थी ना, 10 साल पहले, उसके यदि उसको उसकी पॉलिसी चाहिए तो हम उसको 10 मिनट के विद इन 5 मिनट्स आप उसको पॉलिसी उसकी 10 साल पुरानी दे सकते हैं। किसी का एक भी पेपर हमारे पास कभी आया होगा ना, हम लाइफ इंश्योरेंस का भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस का कोई भी पॉलिसी जिसको हमने एक बारी पॉलिसी देते हैं, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास सॉफ्ट में अवेलेबल होते हैं। हम उनसे सिर्फ वो चीजें लेते हैं, जैसे लेटेस्ट इनकम प्रूफ लेते हैं। यदि मान लिया एक पॉलिसी हमें 5 साल पहले मिली थी और आज दोबारा हमारे पास वो 5 साल के बाद आया, तो हम उसको पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सब चीजें नहीं मांगेंगे उससे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है। हम उससे मांगेंगे उसकी आइडियाज की कॉपी, उसकी हेल्थ कितनी है, उसके हाइट, यदि वो मेडिकल टीबीए मेडिकल हो रहा है तो उसकी भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि मेडिकल हो रहा है तो अपने आप हो ही जाएगा। मेडिकल में कोई दिक्कत, मतलब हाइट वेट जो उसकी करंट आएगी अपने आप पता लग जाएगा कितनी है उसकी, तो ये हम पूछ लेंगे, वो हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो हम सारी चीजों की एक प्रॉपर तरीके से लाइब्रेरी मेंटेन करते हैं, और जिससे कि हम लोगों को आगे बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं आती इस तरीके की चीजें ढूंढने में। इसमें ना संजीव भाई, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग एक फोल्डर बनाते हैं, आईडी, आईडी का फोल्डर, आईडी ठीक है। कॉपी, आप कुछ भी नाम दो उसका, उसमें A B C D के हिसाब से उसके वो रखो, और जिसका नाम जो है उस फोल्डर में उसका नाम डालो और उसकी आईडी डाल दो। बहुत इजी है, आप करेंगे जी, तो अच्छा लगेगा आपको। ठीक नेक्स्ट, ठीक है सर, और, ठीक है, और थैंक यू। हाँ, अब ओके। 4-5 डिजिटल हैंड रेज कर हुए हैं, हाँ अपने को हाँ, जल्दी से मैं उनको। हाँ। ले रहा हूँ सर, जिसके देख रहा हूँ ना किसके पैसे आए हुए हैं। संजीव पुरी जी, अनम्यूट करें सर। सबको राम राम। जी। आ, अतुल भाई, मैं 2 पॉइंट पे कहना चाहूंगा। एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट था, अभी कुछ कंपनियों ने मटेरियल चेंज किया था, और उसमें से कुछ कंपनियां क्या करती हैं, एक और चीज मेरी पकड़ में आई कि कुछ कंपनियां, नाम मैं नहीं लूंगा कंपनी का, कंपनी क्या करती है, सम एश्योर्ड एनहांसमेंट मांग करती है, ऑफर देती है। और जब वो एनहांसमेंट ऑफर देती है उस टाइम में ना वो एक बिल्कुल फाइन प्रिंट में लिख लेती है कि मुझे इसमें कुछ हेल्थ चेंज नहीं हुए। क्लाइंट क्या करता है, समझदारी से ऑनलाइन जाके फटाफट ग्रैब कर लेता है ऑफर को। हम्म। तो उस केस में वो ये भूल जाता है कि उसने वहां डिक्लेरेशन कर ली है। ये चीज इंटरनल पोर्ट में भी हो रहा है, सम एश्योर्ड एनहांसमेंट में भी हो रहा है। उसमें वो डिक्लेरेशन लिखता है कि मेरे को नॉर्मल फीवर या इसके अलावा कुछ नहीं हुआ, जबकि उस क्लाइंट की कंडीशन, हेल्थ कंडीशन चेंज हो सकती है। जब बहुत पॉलिसी बढ़िया। 5 साल पहले ली थी तब उसको ना तो हाइपरटेंशन था ना डायबिटीज थी। आज उसकी फैमिली में हाइपरटेंशन भी आ गया, डायबिटीज भी आ गया, और वो हम्म। सब चीजें डिक्लेरेशन से गायब हो गई। ये गलती है। प्लस ये मटेरियल चेंज का पार्ट भी आ गया है, आज के टाइम पे कंपनियां कर रही है ये। तो इसके कारण अगर एडवाइजर कॉशियस नहीं है तो कल को क्लेम फंसेंगे। तो इस पे कैसे हैंडल करना चाहिए, एक सिनेरियो ये। दूसरा, जो अभी संजीव शर्मा जी करते हैं, मैं उनसे कहूंगा गूगल ड्राइव यूज कीजिए, थोड़ा सा बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, या सीआरएम कीजिए, या दोनों कीजिए। गूगल ड्राइव में हम लोग सारा डाटा स्टोर करते हैं, और किसी के भी फोन पे हम, हमारे व्हाट्सएप आ जाए मेरे नंबर पे, हम बिजनेस व्हाट्सएप यूज करते हैं, पेड व्हाट्सएप है। आपके पास एक किसी क्लाइंट से मैसेज आता है डॉक्यूमेंट का, तो उसको 5 मिनट के अंदर अंदर जाता है, अलॉन्ग विद मेडिक्लेम पॉलिसी के साथ साथ केवाईसी के डॉक्यूमेंट साथ में जाते हैं। दैट मेक्स सम लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर। बिल्कुल और ठीक है। सर देखो जो भी, वो अभी अभी उन्होंने अपने पास अभी वन मैन आर्मी है, उनको पहले सबसे पहले एक अपना टीम बढ़ाएंगे ना, क्योंकि क्या होता है एक आदमी अकेले लेवल पे बहुत कुछ नहीं कर पाता। मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि पहले आप अपनी टीम थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, अपने अच्छे से लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, थोड़ा सा 1-2 स्टाफ रखिए। उसमें क्या होता है, जब आप अपने पास टाइम होगा तो यू विल सब, फिर आप क्या करेंगे, फिर सिस्टम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, फिर बेटरमेंट की तरफ जाना शुरू करेंगे। तो ये तरीके हैं, आपको उसको मैनेज करना है। मैं आपको संजीव जी, मैं आपके क्वेश्चन का एक बार जवाब देना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि जो भी कंपनीज इस तरीके से डिक्लेरेशन कर रही है, गुड हेल्थ डिक्लेरेशन मांग रही है, ठीक है, तो अपने को भी, क्लाइंट को भी हमारे को इंटीमेट देना है कि सर आपको इसमें राइट क्लिक करने के लिए ये आप जो क्लिक कर रहे हैं तो इसमें आप ये कह रहे हैं कि आप फिट एंड फाइन है, तो उसमें ये वो ये भी चाह रहे हैं, ये मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं उसमें है कि भाई आप यदि आप किसी को डायबिटीज या हाइपरटेंशन हो गया तो वो उसका क्लेम आगे रिजेक्ट करेंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं है। ये जरूर हो सकता है कि एनहेंसमेंट और सम एश्योर्ड को वो कंसीडर ना करें, ठीक है, जब भी कभी क्लेम आएंगे। क्योंकि अभी क्या है कि जो स्पेशली मेडिक्लेम इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे मेजर चेंजेस जो आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि हर कंपनी अब पोर्टेबिलिटी को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न हो रही है, ठीक है, पोर्टेबिलिटी का इशू बहुत बड़ा पड़ रहा है। उसके साथ यदि जो आपका वाला संजीव भाई जो आपका क्वेश्चन है ना, उसमें ये है कि
यदि वो उसने टिक भी कर दिया तो ऐसा नहीं है कि उसको कल को उसका क्लेम डिनाई कर देंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं है। ठीक है, वो ये हो सकता है कि एनहांसमेंट ऑफ सम एश्योर्ड के लिए कह रहे हैं सर आपने ना हमारे को बताया नहीं था कि आपको आपकी लाइफ में ये चेंजेस हो चुके हैं। यदि वो कोई पॉलिसी एक ही कंपनी से काफी सालों से चल रही है तो वो कंपनी भी उस इतना भी नहीं है कि कंपनी उसको लॉयल्टी को कंसिडर नहीं करती, कई कंपनी लॉयल्टी को कंसिडर भी करती है। यदि मैं बताया हूँ जो 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 हम क्लेम अभी आज दिला पाए, उसमें हमने यही तो कहा सर 14 साल से कंपनी के आपके साथ बंदा जुड़ा हुआ है, 14 साल से आपको, और उसके आप इसमें यदि उसकी क्लेम हिस्ट्री देखेंगे तो कोई एडवर्स क्लेम हिस्ट्री नहीं है उसकी, कि कोई बैक टू बैक क्लेम्स नहीं लेता। यदि आदमी की तबीयत खराब होती है तो हॉस्पिटल जाएगा ही ना, तो डॉक्टर कहेगा भी एडमिशन देना है तो देना पड़ेगा उसके पास, और अब डॉक्टर से आर्गुमेंट करने का ऑप्शन थोड़ी ना है उसके पास, पेशेंट के पास। यदि आपको लगता है कि डॉक्टर ने गलत किया तो आप उसको हॉस्पिटल को डिपेंड करो, आप उसमें डॉक्टर्स के ऊपर कोई जो आपको जो डिसीजन लेना देना, बट पेशेंट ने, क्लाइंट ने आपको पहले तो इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी का पैसा दे दिया, उसके बाद वो हॉस्पिटल में भी पैसे दे के आए, तो दिस इज नॉट ए लॉजिकली करेक्ट। तो आप अपनी बात को तरीके से रखेंगे तो शायद हो जाएगा। फिर भी अपने क्लाइंट्स को मेरे हिसाब से आप अपडेट करके रखो कि सर आप इस तरीके से एनहांसमेंट ले रहे हो, तो आप अपनी डिक्लेरेशन दे दो कि सर नाउ आई एम टेकिंग दिस मेडिसिन, और ये वो उसमें यदि आप उसमें क्लिक नहीं करेंगे तो उसमें आपका चेंजेस वाली ऑप्शन मांगता है, उसमें चेंजेस में डाल दें कि भाई मैं ये वाली मेडिसिन खा रहा हूँ। उसके बाद कंपनी एनहांसमेंट देना चाहेगी तो दे देगी, नहीं देना चाहिए नहीं देगी। थोड़ा सा हमारे सर को इसमें जो मटेरियल चेंज जो मांग रही, डिक्लेरेशन मांग रही है, उसमें क्या है कि उसमें नीचे लिखा हुआ है प्रीमियम रिन्यूअल विल बी सब्जेक्ट टू अंडरराइटिंग, हाँ प्रीमियम कैलकुलेशन भी सब्जेक्ट टू अंडरराइटिंग होगा। हाँ बिकॉज जब मटेरियल चेंज आप हर साल डिक्लेयर करेंगे तो कंपनी कह रही है कि उनके पास राइट है रिन्यूअल का भी, रिन्यूअल प्रीमियम डिसाइड करने का भी, रिन्यूअल करना है नहीं करना है इसका भी राइट है। बट ये तो जहां तक मैं आप बहुत कम जानता हूं, बट आईआरडी का सर्कुलर कहता है कि ये पॉलिसी की गारंटीड रिन्यूएबिलिटी है मेडिक्लेम पॉलिसी की, वो क्लॉज से हट जाएंगे तो। संजीव जी, मेरे हिसाब से मैं जो आपकी बात को समझ पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो रिन्यूअल करने के लिए मना नहीं कर रही, रिन्यूअल के लिए भी कुछ आपसे वो नहीं मांग रहे, हेल्थ डिक्लेरेशन नहीं मांग रहे। जब आप एनहांसमेंट ऑफ सम एश्योर्ड मांग रहे हैं ना सर, जब वो आपसे मांग रहे हैं, ठीक है ना, और उसमें मतलब देखा जाए तो आप यदि मान लिया इंश्योरेंस कंपनी को ऐसा लगता है बाई चांस कि भाई अब ये हमारे लिए थोड़ा सा हायर रिस्क पे जा रहा है, और वो हायर रिस्क के लिए वो यदि उसकी बीपी की या डायबिटीज की लॉटिंग मांग रहा है, तो उसमें मतलब गलत कहाँ पे है, इंश्योरेंस कंपनी कहाँ पे गलत है ये तो बताइए ना। यदि आपकी रिन्यूअल पे वो कुछ बोले तो बात अलग है, रिन्यूअल तो वो एज इट इज ही लेगा ना, रिन्यूअल के लिए मना थोड़ी ना कर रहा है, रिन्यूअल तो टिल लाइफ सेम सम एश्योर्ड को टिल लाइफ रिन्यूअल दे देगा, वो आपको मना नहीं करेगा। लेकिन आप जब एनहांसमेंट चाह रहे हो तो इंश्योरेंस कंपनी, व्हेन द इंश्योरेंस कंपनी इज टेकिंग हायर रिस्क, तो दे आर आल्सो लायबल टू टेक मोर प्रीमियम टू अंडरराइट दैट रिस्क। ये भी तो समझिए ना सर, थोड़ा सा तो अपने को भी, हमें ना पहले तो ये समझना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे हम गलत है, कहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी गलत है, दोनों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। थैंक यू, यदि थैंक उसकी यू, सब कुछ बढ़िया है तो उसके बाद क्यों आपसे लोडिंग लेंगे, नहीं लेंगे थैंक मेरे यू हिसाब सर, से। थैंक यू। नेक्स्ट पर प्रकाश जी, आप अपना क्वेश्चन रखिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। अतुल सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक क्लाइंट की पॉलिसी 6 साल से रेगुलर चल रही है, रिलायंस कंपनी। हाँ, जैसे कंपनी का नाम तो मत लिया करो प्लीज, किसी का भी नाम मत लो कंपनी का प्लीज। हाँ हाँ, तो ये है कि वो अब पोर्ट करके स्टार के साथ मेरे साथ आना चाहेगा, और 6 साल पहले जो पॉलिसी है तो उसमें उसने डायबिटीज और ये अपना उसको हाइपरटेंशन का है, लेकिन उस टाइम पे बता रहा है कि नहीं नहीं थी और मेंशन भी नहीं किया है। तो अब जैसे मैं अपने अंडर में लूं उसको, तो फिर मैं क्या मेंशन करूं उसको? बिल्कुल मेंशन करना है आपको उसमें, जब आपकी कंपनी जिस भी कंपनी में आप उसको कोट करेंगे ना सर, वो उसमें उसकी बीपी और शुगर दोनों की ना, बीपी की और शुगर की दोनों की लोडिंग लेंगे आपसे क्लाइंट पेशेंट से, ठीक है। और उसमें क्या होगा, डे वन पे जो सम एश्योर्ड चल रहा है उसको डे वन पे कवर करेंगे। बेसिकली क्या है कि जो गुड प्रीमियम आपने किसी दूसरी कंपनी को दे दिया, ठीक है, जब आपने 6 साल प्रीमियम आपने किसी ऐसी कंपनी को दे दिया जब आप हेल्दी वेल्दी थे, आपको हेल्थ के कोई इश्यूज नहीं थे, आज आपके साथ हेल्थ के इश्यूज इकट्ठे हो चुके हैं। बीपी और शुगर दोनों चीजें अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक होती हैं, अपने आप में दोनों चीजें मिलकर के काफी खतरनाक होती हैं। और ये कॉम्बिनेशन यदि आपके क्लाइंट के साथ आ गए तो आप उसको डिस्क्लोज करके उसकी जो मेडिकल लोडिंग है वो आप दिलवा देंगे, तो आपको डे वन के ऊपर यदि वो क्लेम जितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी बोर्ड करेंगे उतने सम एश्योर्ड की पॉलिसी का डे वन के ऊपर वो पूरे कंपनी लायबल है क्लेम देने के लिए। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना डिक्लेयर करे कुछ भी मत करिएगा।
ये अच्छा एक सर साल का उसका, एक साल का वेटिंग लगाएंगे शुगर पे अच्छा सर उसके उसका बाद। नहीं नहीं, कोई वेटिंग नहीं लगेगा, कोई वेटिंग नहीं लगेगा, जीरो वेटिंग। सर उसका कंसर्न ये है कि मेरे को 3-4 साल पहले से हो गया है पॉलिसी, 6 साल से, लेकिन वो जो पहले मेरा था देखो ऐसा है, 20, 3-4 साल से हो गया, कब से हो गया, 6 साल पहले तो नहीं था ना उसका, ठीक है ना। वो रिलायंस में जब, यदि जिस कंपनी में आपकी पॉलिसी चल रही है, सॉरी मैं नाम लिख गया, जिस कंपनी में वो, जिस कंपनी में वो चल रही है, वहां पे वो चलती रहेगी, उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिना लोडिंग के, मेडिकल लोडिंग के आपको पॉलिसी एज इट इज रिन्यू करते रहेंगे। अनलेस एंड अनटिल आप अपना सम एश्योर्ड एनहांसमेंट करेंगे, तो आपको बताना पड़ेगा कि नाउ आई एम टेकिंग दिस मेडिसिन, और उस मेडिसिन के हिसाब से वो दे विल आल्सो सजेस्ट यू द कितना प्रीमियम होगा। यदि इन केस इफ यू पोर्ट द पॉलिसी टू सम अदर कंपनी, तो आपको वो उसकी मेडिकल की, उसकी हेल्थ की लोडिंग देनी पड़ेगी, और हेल्थ की लोडिंग देने के बाद डे वन के ऊपर जितने सम एश्योर्ड को आप पोर्ट करेंगे वो मिलेगा। और यदि आप सम एश्योर्ड में, मान लिया सपोज आपकी 10 लाख की पॉलिसी चल रही है और आप कह रहे हो मुझे 20 लाख की पॉलिसी करनी है, तो 10 लाख का जो एडिशनल सम एश्योर्ड है उसके लिए एज इट इज नई पॉलिसी की तरह से वेटिंग पीरियड चलेगा। जैसे नई पॉलिसी में वेटिंग पीरियड होता है 2 साल का, 3 साल का प्री एक्जिस्टिंग डिजीज के लिए, वो एज इट इज चलेगा वेटिंग पीरियड। और 10 लाख की पॉलिसी यदि उसकी वहां पे चल रही है, तो नई कंपनी में जहां पे भी जाएगी, वो आपको डे वन के ऊपर यदि 10 लाख रुपए का क्लेम चाहिए तो तुरंत मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू सर, थैंक प्रदीप जी अनम्यूट करें। नमस्कार भैया। नमस्कार जी, नमस्कार। भैया 2-3 पॉइंट हैं छोटे छोटे मेरे। हाँ जी, हाँ जी। भैया जैसा अभी गवर्नमेंट ने जीएसटी जो है वेव किया है कस्टमर के लिए मेडिक्लेम से, ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज ने 18% हमारी पे आउट से जो है काटना शुरू कर दिया है, उसमें हम क्या कर सकते हैं भैया? देखो इसमें ना मैं दो बातें बोलना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है ना, उनके लिए तो कहीं ना कहीं ये एक मजबूरी है। जो भाई देखो 4-5% का इनपुट उनके पास आता था, ठीक है, 5-6% का, 6% का इनपुट वो क्लेम कर लेते थे, जो खर्चे करते थे उस पर मिल जाता था। तो उनके लिए तो कहीं ना कहीं 1 मिनट के लिए उनके लिए तो जस्टिफिकेट, बट 18% शायद उनका भी नहीं होता होगा। आई कैन रेस्ट एश्योर यू कि 18% वो भी डिपॉजिट में, मतलब वो भी यदि मान लिया कोई स्टैंड अलोन कंपनीज हैं, यदि ये मेरा अपना अपना मतलब ये मेरा जो वो है, आप डिस्क्लेमर ऑल्सो दे रहा हूँ, ये मेरी अपनी सोच है कि वो 18% यदि हमारे से ले रहे थे, तो 3-4-5-6% से ज्यादा का वो इनपुट नहीं ले रहे होंगे, और 12% का डिफरेंस वो जमा करते होंगे, ऐसा। ये तो मैं हेल्थ स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस की बात करता हूँ, ठीक है। लेकिन जितनी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने बिना किसी लॉजिक के, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, बिना किसी लॉजिक के ये जो ये पेनलाइज किया है ना, वो एडवाइजर्स को पेनलाइज किया है बिना किसी मतलब, क्योंकि वो तो क्लेम कर सकते हैं, जो जीआई कंपनी है वो तो आज भी मोटर के अंदर उनके पास जीएसटी आ ही रहा है। हाँ, वो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आज तक कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, जितने भी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनमें कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है कि जो हेड वाइज आपका अपना जीएसटी डिपॉजिट करता है। वो तो कंपनी वाइज जीएसटी डिपॉजिट होता है। उनके पास मोटर से जीएसटी आ रहा है, उनके पास फायर से जीएसटी आ रहा है, बर्गलरी से जीएसटी आ रहा है, डब्ल्यूसी से जीएसटी आ रहा है, कार पॉलिसी से जीएसटी आ रहा है, और उसके बाद ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी से जीएसटी आ रहा है। उनके पास एन नंबर पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, नहीं पर्सनल तो उसमें जीएसटी है। जितनी भी कंपनी है स्टैंड, जो अपनी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, वो उन्होंने जो ये जीएसटी का जो इम्पैक्ट दिया है एडवाइजर्स को, मेरे हिसाब से वो एडवाइजर्स के वो उन्होंने मतलब अननेसेसरी एडवाइजर्स को पेनलाइज किया है, बिना किसी लॉजिक के पेनलाइज किया है, ठीक है। वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनको उन जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर जीएसटी का कोई इम्पैक्ट नहीं है। यदि उनको हेल्थ के ऊपर यदि 5-6% का इनपुट मिलता था, तो वो मोटर के अंदर जब डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उसके अंदर करके राइट ऑफ करके कर देंगे ना, उसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। जहां तक मैं समझता हूँ उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने जो ये दिया अभी, जितनी भी चारों पीएसयूज कंपनी है, उन्होंने कोई इस बात को, उन्होंने भी तो यही कहा है कि भाई हम इसको इस हिट को ले लेंगे। हिट को लेने की जरूरत ही नहीं है किसी को। जब आपके पास और डिफरेंसेस और जगह से बड़ा रेवेन्यू आ रहा है, आपको तो जीएसटी डिपॉजिट करना है ना। आपने जीएसटी को आपको वापस थोड़ी ना लेना है, जीएसटी डिपॉजिट करना है। आपको पहले मान लिया हो सकता है 12% करना पड़ता होगा, अब आपको हो सकता है 10% करना पड़ जाएगा, 8% करना पड़ जाएगा। लेकिन ये तो नहीं है कि आपको एडवाइजर से जीएसटी, अच्छा अब ये भी समझना पड़ेगा हम सब लोगों को कि वो हमारा जीएसटी लेकर के कर क्या रहे हैं। हमारे से तो जीएसटी चार्ज कर रहे हैं, बट उसका कर क्या रहे हैं, कैसे वो उसका ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, ये भी हमें समझना पड़ेगा सब लोगों को कि ये क्यों हो रहा है। और इसके लिए हम लोगों को सबको मिल करके कहीं ना कहीं इसकी आवाज उठानी पड़ेगी,
क्योंकि ये कोई तरीका अच्छा नहीं है। आप एडवाइजर की इनकम को कम करने का जो सिस्टम बनाया गया है, दैट इज नॉट ए गुड सिस्टम। और मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। जितनी भी कंपनीज है ना अभी इस टाइम पे, वो एजेंट सेंट्रिक नहीं है, उतनी ज्यादा नहीं रही। ठीक है, अभी उनको लग रहा है कि एजेंट्स की, एडवाइजर्स की ये मजबूरी है कि उन्होंने काम करना है। वो अपनी चीजें एक के बाद एक के बाद एक डाल रहे हैं, अपने इम्प्लीमेंट करे जा रहे हैं नए नए तरीके से। और लेकिन मैं आपको रेस्ट इश्योर करता हूँ, आप प्लीज वेट फॉर सम टाइम, प्लीज वेट फॉर सम टाइम। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, ठीक है। और जब वो प्लेयर्स आएंगे ना, तब इन लोगों को समझ आएगा कि आज आने वाले टाइम में वो कंपनी सर्वाइव कर पाएगी जिन लोगों ने अपने एडवाइजर के साथ एक फेयर रिलेशनशिप कर रखी है। जिन लोगों की अपने एडवाइजर से फेयर रिलेशनशिप है, वो उनको आगे के टाइम में उनके साथ चलेंगे। अदरवाइज जिन जिन लोगों ने एडवाइजर की अपने टाइम पे उनकी कदर नहीं करी ना, तो आप समझ लेना जब टाइम आएगा तो एडवाइजर भी उन कंपनी की कोई कदर नहीं करेगा। और ऐसे मूव होगा, इन लोगों को अपना रिन्यूअल संभालना मुश्किल हो जाएगा, इन लोगों को अपना सब कुछ संभालना मुश्किल हो जाएगा। और उस टाइम पे उन्हें लगेगा कि ये हुआ क्या है। और ये काम ना बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं है सर। बड़े प्लेयर्स कई कई कंपनीज पाइपलाइन में, और बड़े लेवल की कंपनीज पाइपलाइन में, जब वो काम करेंगी इन लोगों को समझ आ जाएगा कि हुआ क्या है। क्योंकि जब एडवाइजर के साथ लॉयल्टी नहीं हुई होगी तो एडवाइजर किस बात की लॉयल्टी पे करेगा कंपनीज को। भैया इसमें ना 15-20 साल पहले कंपनी था, मेडिक्लेम कंपनी खासकर बोलती थी कि आप अपना मेडिक्लेम का रिन्यूअल का जो है वो प्रीमियम बढ़ा लीजिए, आपकी रिटायरमेंट सेफ एंड सिक्योर है। जबकि आज क्या हुआ, आईआरडीए ने बोला कि 60 एंड अबव आपको 10% से ज्यादा प्रीमियम आप इंक्रीज नहीं कर सकते। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारी पे आउट कम करके वो 10% ले आए, हम शांत रहे। दूसरा, आज की डेट में क्लेम रेशो के ऊपर और एक रिन्यूअल परसेंटेज के ऊपर, हमारे पे आउट्स के ऊपर वो लोग कैच चला रहे हैं भैया। मैं यही तो आपको बोलना चाह रहा हूँ प्रदीप भाई। अतुल सर, अभी हमारे पास ना 5-6 क्वेश्चन हो रहे हैं। हाँ ठीक, आप थोड़ा मैं क्रिस्प बस में। एक सेकंड में प्रदीप जी का लास्ट देखो प्रदीप भैया, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ना अभी क्या है, इंश्योरेंस कंपनी को ये लगता है कि एडवाइजर्स के पास दूसरी ऑप्शन नहीं है, वो हमारे साथ चलेंगे, हम उनको दें तब भी चलेंगे, नहीं देंगे तब भी चलेंगे। ठीक है, ये उनकी माइंड सेट है। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि समय एक जैसा नहीं रहता। जैसे पहले हम लोगों ने जब प्राइवेट कंपनियों के साथ बहुत अच्छे काम करके बहुत सारा अच्छा कमीशन भी अर्न किया है, बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रिप्स भी अर्न किए हैं, सब कुछ किया है ना, तो आज वो रिवर्स मोड आ गया। कल फिर दोबारा से वही दिन आएंगे जब हमें ये सब चीजें मिलेंगी। आप रेस्ट एश्योर रहिए, आप ईमानदारी से अपना काम करते रहिए। जो इंश्योरेंस कंपनी एजेंट के साथ लॉयल्टी प्ले नहीं कर रही, वो इंश्योरेंस कंपनियां आगे अपने आप उनको पता लगेगा कि एडवाइजर के साथ जो यदि लॉयल्टी नहीं रखी तो आगे होना क्या है। उनका भी उन कंपनियों को अपने आप सामने से देखेगा। आप ये खुद कंपनियां आपके पास आएंगी, बताइए सर आपको क्या चाहिए, आप हमारे साथ सस्टेन करिए, आप हमारे साथ रिटेन करिए, लेकिन आप जाइए मत यहाँ से, हमारे यहाँ से ये कंपनी आएंगी। और उस टाइम पे मैं आप लोगों से, सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, उन लोगों की कोई बात नहीं, जिन्होंने एक बार आपको लॉयल्टी नहीं दी, आपको आगे उनके साथ काम ही नहीं करना। सिंपल। थैंक यू। कुछ मैं पर्सनली कॉल कर लूंगा आपको दिन में। प्लीज। अरे आपका नाम क्या है? आपने दोनों हाथ उठाए हैं, नाम क्या है सर? मैं रीनेम कर देता। हाँ, क्या नाम है आपका? अनम्यूट करें। सर नमस्कार। कुछ टेक्निकल वजह से ना इसमें नाम एंटर नहीं हो रहा, तो आई एम बिग फैन ऑफ एफपीआरटी एंड स्पेशली अतुल सर, तो उनकी वजह से मैं सर नया एडवाइजर हूँ। मेरा नाम अमित बाली है, मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ और 3 बार एमपीआरटी 5 साल की एजेंसी में एलआईसी में कर चुका हूँ। तो उसके बाद सर ने बताया नाम नहीं लेना, तो एक टी कंपनी है, तो स्टार्ट से टी आता है, उसमें मैं रिक्रूटमेंट इंचार्ज भी हूँ। और उसके अमित बाली है ना? मैंने कर दिया आपका नाम, अमित बाली। थैंक यू सर, थैंक यू। जम्मू से हूँ मैं। तो सर मैंने कुछ क्वेश्चन नोट किए हैं, तो फास्ट चलूंगा। सर जैसे आपने बताया कि स्टाफ रखना जरूरी है, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि स्टाफ में जो रेन्युअल्स होंगे या कॉलिंग होगी वो तो आपका टेलीकॉलिंग स्टाफ करता होगा, पर सर आप सेल के लिए और स्पेशली रिक्रूटमेंट के लिए जो एडवाइजर की रिक्रूटमेंट है उसमें आप जाते हैं या स्टाफ जाता है? और आपकी डेली एक्टिविटी क्या है? डेली आप अपनी दिनचर्या कितने बजे आप उठते हैं और कैसे अपने स्टाफ को हैंडल करते हैं? क्योंकि मैंने स्टाफ दे के रखा, तो सर 5 सेकंड और लूंगा। उसमें क्या था, मेरा जब मैं 1 मैन आर्मी था बहुत अच्छा काम चल रहा था। जब मैंने स्टाफ रखा तो मुझे लगा कि अब मैं प्रधानमंत्री हो गया हूँ कुर्सी पे बैठ के, तो मार्केट में एक्टिविटी कम होगी, उससे बिजनेस डाउन आना स्टार्ट हुआ। तो सर उससे कैसे निकले? थैंक यू सर, थैंक
मैं अमित जी छोटा सा आपको बस एक सेकंड में ये बोलना चाहूंगा, ये जो हमारे पास जो स्टाफ का सिचुएशन बना ना, आज हमारे पास 18-20 लोगों की टीम है, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब हमने एक बंदे से शुरू किया। जो काम पहले हम चेक्स हम उठाने का हम काम करते थे, फिर वो उसको लड़के को दे दिया, वो चेक उठाने का काम कर दे दिया। फिर हमें लगा कि हमारा थोड़ा सा काम बढ़ा, तो हमने एक बैकएंड पे अपने पास ऑफिस में एक बच्चा रख लिया। ठीक है, धीरे धीरे हमने चीजों का ऐसा ऐसा नहीं है, हम प्रधानमंत्री नहीं बने, हम धीरे धीरे एक एक काम को करते रहे। कुछ काम छोड़ते गए। आज हमारे पास कोई, हमने रिक्रूटमेंट एजेंसी कोई नहीं है, हमारे पास किसी का कोई, हम लोगों का कोई कोलैबोरेशन का काम नहीं करते। हमारे पास जितना भी काम है सारा पूरा पूरा काम हमारा अपना खुद का बिजनेस, हमारे अपने क्लाइंट्स हैं। आज के दिन मेरे पास पूरे दिन में मेरे पास रिन्यूअल्स और इसके लिए कोई भी कॉल की नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ती। मेरे सारे रिन्यूअल ऑटोमेटिकली मेरी टीम हैंडल कर लेती है, सारे अपसेल वो अपने आप हैंडल कर लेती है। नए हमारे पास बहुत सारे नए प्रपोजल हमारे पास बैक टू बैक आते हैं, क्योंकि रेफरेंसेस से डलते हैं। वो हम इनिशियल स्टेज पे मैं बात करता हूँ, और बात करने के बाद मैं उनको बोलता हूँ कि सर मेरी टीम से कॉल आएगा, वो आपसे सारा एग्जीक्यूट करेंगे। सारा का सारा डाटा हम मेल पे लेते हैं, मेल पे लेकर के आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो ये धीरे 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 करके प्रोसेस करा। आज 15 साल ऑफिस बने हुए हो गए, 15 साल में हम दो से स्टाफ का ऑफिस शुरू करा था। आज हमारे पास अराउंड 19-20 लोगों की टीम अभी हमारे पास अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़े हैं। तो अभी धीरे धीरे हमने एक एक चीज छोड़ते गए और आगे देते गए। हमने सिर्फ अपने पास कंट्रोलिंग रखी है, और वो आज भी मेरे पास कंट्रोलिंग पूरी। हर पूरे दिन में ऑफिस में कोई आएगा जाएगा, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, कितनी पॉलिसी रिन्यू हुई है, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, मुझे शाम को, हर रोज शाम को पता होता है मैंने आज कितना कमाया है। एवरी डे आई केम टू नो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अजय त्यागी जी। अजय त्यागी जी का हैंड रेज था, लेकिन उन्होंने अपना हैंड नीचे कर लिया। हाँ, यस प्लीज। मैंने इसलिए नीचे कर लिया, पहले तो नमस्कार और हाँ जी। धन्यवाद मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए सुनील भाई। ये जी बहुत सारे हाथ उठे हुए हैं, उसमें भी फिर आपने मेरा नाम लिया। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन भी है और ये कंसर्न भी है। अभी मैं कुछ इंश्योरेंस कंपनीज की जिनका मैं काम नहीं करता उनकी पॉलिसी वर्डिंग पढ़ी थी मैंने। और भाई साहब, मैं प्रदीप जैन जी को यहाँ संबोधित करना चाहता हूँ, आप आइए, वहाँ मैं बहुत अच्छी तरह से एक्टिव हो, इस चीज को उठाओ। इंश्योरेंस पॉलिसी वर्डिंग में साफ लिखा हुआ है कि इंश्योर्ड को हेल्थ इंश्योरेंस में अपना कोई भी मटेरियल चेंज उसकी पॉलिसी में हुआ है, मतलब चलती हुई पॉलिसी में, तो वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसी हिसाब से वो स्कोप ऑफ कवर और प्रीमियम डिसाइड करेगी कंपनी। ये पॉलिसी वर्डिंग में लिखा है, जब भी आप मतलब जरूरत पड़ेगी कभी फ्यूचर में तो मैं शेयर भी कर दूंगा। तो हमें अपने आप को अपडेट रखना चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। संजीव पुरी जी का भी सवाल शायद इसी से मिलता जुलता था, कुछ ऐसा मेरे को लग रहा है। सबसे पहले मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, और अतुल भाई हमें इस चीज के लिए कैसे तैयार रहना चाहिए, वो सवाल है मेरा। अजय भैया देखो, मेरी अभी ना चेंजेस मैं बता रहा हूँ, बैक टू बैक चेंजेस। पहले क्या था, जब से वो 4 PSUs थी, उनके पास एक लिमिटेड सी पॉलिसी होती थी, सब लोग चलते रहते थे। अभी क्या है कि हेल्थ, अच्छा इंश्योरेंस कंपनी की भी क्या समस्या क्या है जो मैं समझ पाया हूँ। मेजरली इंश्योरेंस कंपनी ना हेल्थ पोर्टफोलियो के अंदर सबके हाथ जले हुए, सब लोगों के लॉस रेशियो बहुत ज्यादा हाई है। क्यों, हॉस्पिटल्स की हालत ऐसी हो चुकी है, दे आर चार्जिंग लाइक एनीथिंग। इस तरीके से एक बारी बंदा पेशेंट चला गया, उसकी इतनी बुरी हालत हो जाती है कि उस मतलब 1 लाख रुपए रोज का रफली बिल आता है हॉस्पिटल्स के अंदर जाने। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेट्रोपॉलिटन सिटीज जहां पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी की भी एक थोड़ी सी कंडीशन ये है कि दे आल्सो वांट कि भैया पेशेंट जो बंदा आ रहा है ना, तो हम उसी टाइम पे उसके रिस्क को एनालाइज कर ले, और एनालाइज करके उसको उतने तरीके से प्रीमियम लोड कर दें जिससे कि हम भी मेंटली प्रिपेयर रहे, इंश्योरेंस कंपनियां भी मेंटली प्रिपेयर रहे कि भाई वी अंडरराइट है हायर रिस्क। हम लोग लाइफ इंश्योरेंस में देखते थे तो वहां पे क्लास 1 एक्स्ट्रा, क्लास 2 एक्स्ट्रा लगते थे। हमने कभी उस पर क्वेश्चन नहीं इसलिए नहीं करा कि भाई यदि आपकी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है तो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी इज अंडरराइटिंग मोर रिस्क, ठीक है। तो ये बात हम सब लोगों को समझनी पड़ेगी कि भाई यदि किसी की हेल्थ कंडीशंस ठीक नहीं है तो उसको उसमें उसके अंदर आपको मतलब कंपनी को आपको पैसा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। और जहां तक अजय भाई रिन्यूअल्स का सवाल है,
रिन्यूअल के अंदर कभी भी कोई कंपनी अपनी हेल्थ डिक्लेरेशन नहीं मांगती आपसे, ठीक है। रिन्यूअल आप एज इट इज कंटिन्यू करते रहो। जो भी चेंजेस है, जब आपका क्लेम आता है तो जब इंश्योरेंस कंपनी जरूर पूछती है कि ये आपके अंदर फॉर्म, आप कौन सी डेट से ये दवाई ले रहे हैं, आप उसका पहला, यदि आपकी पॉलिसी 6 साल से चल रही है और आप बोल रहे हैं कि भाई मेरे 3 साल पहले मेरे को बीपी की दवाई शुरू होती है, तो उसके ऊपर उनका कोई वो नहीं है कि आपने 3 साल पहले हमें बताया, कोई नहीं, उस बात का कोई जिक्र नहीं है। जब व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर ए हायर सम एश्योर्ड, तब आपको सही उस टाइम पे वो आपको बोल सकता है कि भाई हम आपको हायर सम एश्योर्ड जब देंगे जब आपको प्रीमियम लोड करना पड़ेगा। लेकिन आपकी कंटिन्यू रिन्यूअल पॉलिसी में आप एज इट इज चलते रहेंगे, कभी भी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम भी डिनाई नहीं करेगी ये कह करके कि आपने मेरे को बताया क्यों नहीं कि आपको बीपीएस हो चुका है या शुगर हो चुकी है, नहीं करेंगे। ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। नहीं, ये पॉलिसी वर्डिंग में लिख के दे दिया भैया उन्होंने, चेक ले रही है नहीं ले रही है वो बात अलग है। हाँ, नहीं, वो बेसिकली क्या होता है कि मैं बता तो रहा हूँ कि आपको वो लिखने का ये पर्पस है, जब आप सम एश्योर्ड एनहांस कर रहे हो ना, उस टाइम पे आपको डिक्लेयर करना है। क्योंकि जब आपने पॉलिसी ली थी उस टाइम पे तो आपने कुछ नहीं, प्रपोजल फॉर्म में जो उस टाइम पे आपको कुछ था ही नहीं, ठीक है ना। उसके बाद की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, जब आप एनहांसमेंट की तरफ जाओगे तो उस टाइम पे आपको जरूरत पड़ेगी इस चीज की। सर एक क्वेश्चन ले लें और हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। मनोज प्रताप सिंह जी, आप क्रिस्प में बोलें सर, टाइम कम है अपने पास। सर नमस्कार सर। जी नमस्ते नमस्ते। सर मनोज सिंह बोल रहा हूँ, गोरखपुर से हूँ मैं। मेरा एक सवाल था सर, मेरे एक कस्टमर है, कस्टमर नहीं है मतलब बनने वाले कस्टमर है मेरे, और उनके यूरिन में प्रोटीन जा रहा है और पिछले 2 साल से उनका इलाज चल रहा है, लेकिन इस समय उनका कंट्रोल है। तो क्या कोई कंपनी ऐसी है जो मतलब इसको पीडी के तहत कंसिडर करेगी? आप अपनी कंपनी में जहाँ पे आप कर रहे हैं वहां पे अप्लाई कीजिए ना, जो जहाँ पे आपको कंपनी वहां से उन्होंने बोल दिया सर कि वो 6 महीने के लिए। क्या चीज? उन्होंने बोल दिया कि 6 महीने बाद हम इस पे चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल हम नहीं देंगे आपको। हाँ, तो आप इस पे वेट करिए ना, जब तक पेशेंट को, जब आपके क्लाइंट को जब तक कोई जरूरत नहीं थी, उसने मेडिक्लेम की जरूरत नहीं समझी ना, अब जब उसको जरूरत है तो इंश्योरेंस कंपनी की कंडीशन को फॉलो करो, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, एक सवाल और था सर, मेरे 2 लोग ऐसे लोगों से चर्चा हो रही थी। एक लोग जो डॉक्टर है उनको मैंने पेमेंट लिंक भेज दिया था, उन्होंने कहा ठीक है मैं थोड़ी देर में पेमेंट कर देता हूँ, लेकिन उन्होंने पेमेंट नहीं किया, नहीं तब से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं मेरे साथ, तो मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा होता है, ये प्रोसेस है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई आप इसके लिए परेशान होना शुरू करो। आप उसको खुला छोड़ दो, यदि उसको जरूरत होगी तो, नहीं तो वो भी 6 महीने की वेटिंग के बाद पॉलिसी के लिए आएगा आपके पास। जब ऐसा होता है इंश्योरेंस की, जब जरूरत नहीं होती तब उसकी लोगों को, जब इंश्योरेंस आपकी हेल्थ अच्छी होती है तो आपको लगता है इंश्योरेंस बेकार है, जब हेल्थ खराब होती है तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है आप बेकार है। दैट सिंपल रीजन है। उसने आगे बढ़ के चलो। सर वो डॉक्टर है और सामने से मुझे मतलब किसी के रेफरेंस के थ्रू वो आए थे मेरे पास, और सारा कुछ हो गया था। सामने से आएगा ना, क्लाइंट तो सामने से आएगा, ठीक है। जी 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 उसमें जी। कोई ऐसी आपको उसको खुला छोड़ना है, यदि वो डॉक्टर है तो उसको और ज्यादा अच्छे से पता होगा कि उसकी हेल्थ की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है ना। आप उसको बार बार पीछे पढ़ के भी तो नहीं कर सकते कुछ भी। अतुल भाई, लास्ट क्वेश्चन, मकसूद जी शॉर्ट में बात करेंगे। हाँ, मकसूद जी अनम्यूट करके बात करें, 1 मिनट है हमारे पास। सुनील दांग जी, शुक्रिया आपने अनम्यूट किया, बोलने का अपॉर्चुनिटी दिया, काफी इम्पोर्टेंट चीज है। पहला तो ये चीज मैं डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूँ, एक ट्रेनिंग में मैं था, और ये जो बार बार चीजें जो आ रही है ना, क्या रिन्यूअल के वक्त हमें हेल्थ चेकअप करोगे तो ही आपको होगा, लेकिन अभी मेरे पास वो कॉन्क्रीट ये नहीं है, नहीं तो मैं वो भी भेज दूंगा। इवन वी डू नॉट एनहांस द रिक्वेस्ट फॉर एनहांस द सम इंश्योर्ड, दिस इज बीइंग डन बाय द कंपनी। तो वो एक चीज मतलब टोटली है सर, फैक्ट है, दीज आर द थिंग्स डन बाय द कंपनी, आई कैन शो इट टू यू, और वी कैन चेक एट द गूगल ऑल्सो। अच्छा, दूसरी जो बात है सर, मेरा एक सवाल था, ये डॉक्टर के साथ हम करते हैं कि बिजनेस करना, लेकिन वो कहते हैं कि हम सब मतलब नॉर्मली जो है बिल अरेंज कर लेते हैं, मतलब मैनेज कर लेते हैं, तो उनके साथ मतलब टाई अप करके बिजनेस करना चाहिए या नहीं? देखो सर, ऐसा था, ये मैं इसका डिसीजन मैं नहीं दूंगा। आप देखो, जब तक आप एथिकल नहीं रहोगे, आपको जिंदगी में कभी भी एथिकल लोग नहीं मिलेंगे। आपको लगता है कि ये इस तरीके का काम करने से, आपकी जिंदगी में ऐसा पैसा कमाने से आपकी जिंदगी अच्छी चलेगी, तो ये आपका डिसीजन है, ठीक है। बट कभी भी जिंदगी में आप समझ लेना, पैसे की जरूरत हर इंसान को पड़ेगी, जरूर पड़ेगी, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको पैसा कैसे, हम सीधे तरीके से, अच्छे तरीके से लोगों को अच्छे हेल्प करके अगर आपका पैसा बन सकता है, तो आपको ये डुप्लीकेट लोगों के साथ मिलकर के चलने का क्या जरूरत आ रखी है?
ओके। दूसरा जो है, जिस तरह आपने ये तो हर कोई जानता है कि जब जरूरत पड़ती है तो वो इंश्योरेंस के बारे में सोचता है, कोई भी टाइप का हो। लेकिन हमारा किस तरह से ये रहना चाहिए अप्रोच जो उसको एक्सपीडाइट करे, उसको फील करने के लिए मजबूर करे और वो डिसीजन ले। क्योंकि अगर हम उसको ज्यादा कहते हैं तो उसे लगता है उसमें हमारा ज्यादा फायदा है, इसलिए हमारे पीछे पड़ा है। देखो तो ऐसा है, फॉलो मैं आपको सिंपल सी एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपको क्लाइंट को यही बताना है, सिर्फ इतनी सी बात बतानी है। सर, जब आपको आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप इंश्योरेंस इग्नोर कर रहे हो, जब आपकी हेल्थ खराब होगी तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इग्नोर करेगी। ये रिलेशन, जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है वो चीज तभी मिल सकती है, जब आपको जिस चीज की जरूरत होगी वो नहीं मिलेगी। आपने यदि आज ले ली, आपको जरूरत नहीं है तभी आप ले सकते हो, यदि जिस दिन आपको जरूरत होगी आपको कोई चीज नहीं मिलेगी। तो आपका अच्छा टाइम ये है कि अभी आपने कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ले लो। थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू फॉर ग्रेट सेशन। थैंक यू। टाइम का पता ही नहीं लगता अतुल भाई, आप जब होते हैं तो 9 कब बज जाते हैं, तो घड़ी तेज चलती है, मुझे तो समझ नहीं आता। अब मैं सुरेश अरोड़ा जी से रिक्वेस्ट करूंगा अतुल भाई का वोट ऑफ थैंक्स दें, उसके बाद हम सबको अनम्यूट करेंगे। सुरेश अरोड़ा जी हमारे ट्रेजरर आ रहे हैं एफपीआरटी के, और सबसे सबसे जवान हमारी टीम में एफपीआरटी में सुरेश अरोड़ा जी हैं। वेलकम सर, वेलकम। अरे वाह अतुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। रियली आप तो हेल्थ इंश्योरेंस के पीएचडी है मैं तो कहूँगा। और आपने जो इंसाइट दिया है हम लोगों के लिए बहुत ही मतलब काम की बातें बताई हैं और प्रैक्टिकल बताई हैं जो नॉर्मली कोई नहीं बताता, क्योंकि यू आर प्रैक्टिशनर। आप ट्रेनर नहीं हो, प्रैक्टिशनर हो, और अपने पूरे अनुभव को साझा किया है। और हम लोगों को यही चीज चाहिए, जो हम एडवाइजर हैं हम भी प्रैक्टिस करते हैं। तो आपने जो शेयर किया रियली वंडरफुल और मार्वलस था, और मैं हृदय की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और पूरे एपीआरटी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुरेश अरोड़ा ये जी, हमारा थैंक यू। परिवार है सर। आपको सब लोगों के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। बहुत सारे फोन्स मेरे पास रेगुलर बैक टू बैक रहते हैं। अब मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हम लोगों के साथ सिंक करके चलें। बस सिर्फ अपने आप को अपग्रेड करते रहिए और ये समझ के चलिए जो हम काम कर रहे हैं वो वन ऑफ द बेस्ट।